नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपको 20वां चैप्टर चल रहा है हमारे अनंत तार्किक बुक का, जिसके 2 पार्ट में आपको करा चुका हूँ। पहले पार्ट में मैंने आपको सारे एग्जांपल्स करा दिए थे चैप्टर के। चैप्टर का नाम है डाटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता। आज जो हम करने वाले हैं वो इसका तीसरा पार्ट करने वाले हैं। एक पार्ट में क्वेश्चन करा दिए, 10 नेक्स्ट पिछले पार्ट में एग्जाम्पल करा दिए थे। आज 11 से स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, तो प्लीज़ कोई भी स्किप मत करना, हर पार्ट देखना। पीछे का छूट गया है तो वो देखना, और पीछे का नहीं छूटा है तो बहुत अच्छी बात है। नोट्स बना के रखना। इसमें सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, 8-10 चैप्टर का रिवीजन होता है इस चैप्टर में। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में, KVS में भी सिलेबस में दिया है, सबके सिलेबस में ये है, SST हो या कुछ भी हो। लेकिन क्योंकि मिक्सर होता है तो ज़्यादातर बच्चे करते नहीं, क्योंकि बाकी चैप्टर्स का ही मिक्सर है। तो रिवीजन के लिए अच्छा चैप्टर है, तो आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो नोट जरूर करना। तो शुरुआत करेंगे 11वें क्वेश्चन से। जैसा कि आपको पता ही है कि साइड में आपको क्वेश्चन दिखते रहेंगे, इधर मैं आपको सॉल्व कराता रहूँगा। तो आपका क्या काम है? आपका काम सिर्फ इतना है कि जुड़े रहना एंड तक, और वीडियो को जल्दी से आप चाहो तो शेयर करके आ सकते हो, ताकि और बच्चे भी आ जाए और चेक कर ले, जुड़ जाए मुझसे। आते हैं बेटा 11वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये रहा 11वां क्वेश्चन। आपसे पूछा आरती किस सन में पैदा हुई, और पहला कथन बोला है आरती प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी है। अब बेटा एक बात बताओ, आरती प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी है, क्या इससे ये पता चला कि आरती किस सन में पैदा हुई? बोल नहीं सर, पहले वाले से पता नहीं चला, पहला वाला गलत। दूसरा, प्रणवी की बहन का जन्म 1982 में हुआ। अब प्रणवी का बहन का जन्म 1982 में हुआ, क्या इससे ये पता चला कि आरती किस सन में पैदा हुई? बोले नहीं, तो दूसरा भी गलत। तीसरा, आरती की बहन पृथ्वी की बहन से 2 वर्ष छोटी है, जो कि प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है। अब देखो, क्या इससे ये पता चला कि किस सन में पैदा हुई? बोले तीसरे वाले से भी सन तो दी नहीं, तीसरे वाले में, तीसरे वाले से ही पता नहीं चला। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि तीनों से अलग अलग तो नहीं बना, ना 1 से, ना 2 से, ना 3 से। तो अब कोई से 2-2 मिक्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि कौन कौन से हैं, तो या तो 1 और 3 मिक्स करना है, या 2 और 3 मिक्स करना है। 1 और 2 का कोई सेंस है ही नहीं। तो अब 1 और 3 ऑप्शन से चेक करूंगा मैं। पहला ऑप्शन देता है 1 और 2, 1, 2 और 3 सभी पर्याप्त है, मतलब तीनों को जोड़ के। लेकिन तीनों को चेक करने से पहले कोई से 2 चेक करो। तो मैंने ऑप्शन बी देखा 1 और 3। 1 और 3 क्या था कि आरती प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी है, और बोला आरती की बहन, आरती की एक बहन है, प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है, जो कि प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है। अब देखो, प्रणवी की कोई भी एज मान लो, कोई भी एज मान लो, तो उसने बोला ये है कि आरती की बहन। अब देखो, इस प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं पहला और तीसरा देखूंगा तो पहले और तीसरे में सन आ ही नहीं रही। अगर पहले और तीसरे में सन नहीं आ रही, इसका मतलब यह है कि पहले और तीसरे से आंसर भी नहीं आएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले और तीसरे में सन दी नहीं है, आपको दिख रहा है। तो मैं चेक करूंगा चौथा ऑप्शन, क्योंकि तीसरा तो गलत है ही, केवल 1 से तो आंसर नहीं आ रहा। चौथा क्या था? 2 और 3 से, 2 और 3 पे चेक करूंगा। तो प्रणवी की बहन पैदा होगी बेटा 1982 में। प्रणवी की यानी कि पी की जो बहन पैदा हो गई, वो कब पैदा हो गई? 1982 में, उसने बोला है क्वेश्चन में। फिर क्या बोला? आरती की बहन प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है, जो कि प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है। अब देखो, आरती की जो बहन है वो प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है। अब प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है, यानी कि 1984 में पैदा हुई होगी। 2 वर्ष छोटी है मतलब 2 वर्ष बाद पैदा हुई होगी। ये कौन हो गई? ये आरती की बहन हो गई। उसने बोला आरती की बहन प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है, जो कि प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है। अब जो कि बेटा हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, तो आरती की बहन प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है, जो कि प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है। अगर ये जो है प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है, यानी कि ये प्रणवी से 8 वर्ष बाद पैदा हुई होगी, तो इसमें से 8 माइनस कर दो, यानी कि आ गया आपका 1974। यानी कि प्रणवी कब पैदा हुई? 1974 में। 8 जोड़ोगे, देखो 8 वर्ष बाद पैदा हुई है ना, 74 से 80 और 82, यानी कि ये 8 वर्ष बाद पैदा हुई है, 8 वर्ष छोटी है। तो प्रणवी 1974 में पैदा हो गई। ये किससे आया? ये आपका आया है दूसरे और तीसरे से आया। लेकिन क्या इससे आपको ये पता चला कि आरती कब पैदा हुई? बोले नहीं सर, आरती की सन तो अब भी पता नहीं चली। अगर आरती की सन पता नहीं चली, यानी कि दूसरे और तीसरे से भी आंसर नहीं आ रहा, तो एक ही ऑप्शन बचा 1, 2 और 3। यानी कि जब तीनों को मिला दूंगा तो आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। तो प्रणवी आ चुकी है, और पहले मैं बोला था आरती प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी है। अगर आरती प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी है, यानी कि आरती 1974 से प्रणवी से भी कितने साल पहले पैदा हुई होगी? 6 साल। अगर 6 साल पहले पैदा हुई होगी, यानी कब पैदा हुई होगी?
68 में, तो आरती निकल के आ गई। कब पैदा हुई आरती? 1968 में। सन निकल के आ गई आरती की। कब निकल के आई सन आरती की? जब आपने तीनों कथनों का यूज किया। और अगर तीनों कथनों का यूज किया है आपने, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कि 1, 2 और 3 सभी पर्याप्त है। यानी कि तीनों को मिलाकर ही आप आंसर बता सकते हो, वरना आंसर नहीं बता सकते। क्लियर हो गई बात? ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको। आपसे बोला शहर वाई के संबंध में शहर एक्स किस दिशा में, यानी कि वाई एक्स जो है वाई से किस दिशा में, ये बताना है। कॉमन सा बात है। पहला बोला एक्स जेड के उत्तर पश्चिम में। एक्स जो है वो जेड के उत्तर पश्चिम में है, आपने बना दिया। अब मुझे बताओ क्या इससे आपको ये पता चल रहा है कि एक्स वाई से किस दिशा में? बोले नहीं पता चल रहा, वाई दिया ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो पहले वाले से आंसर नहीं आया। दूसरे वाले में बोला एक्स एम के उत्तर में है, एक्स एम के उत्तर में है जो जेड के पश्चिम में, तो एक्स एम के उत्तर में जो जेड के पश्चिम में, ये बन गया। अब इसमें भी वाई नहीं आया और दोनों को मिला दिया पहले दूसरे को, तो भी आंसर नहीं आया। यानी कि ना तो पहले से आया, ना दूसरे से आया, और ना ही दोनों को मिला के आया, तो पहले दूसरे से तो आंसर नहीं आ रहा। तीसरे में बोला एम वाई के उत्तर पश्चिम में। एम जो है वाई के उत्तर पश्चिम में, एम अगर वाई के उत्तर पश्चिम में तो वाई आ गया यहाँ पे, एम वाई के उत्तर पश्चिम में आ गया तीसरा वाला। अब अगर देखो, अगर मैं एम वाई के उत्तर पश्चिम, केवल 3 से भी आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि ये सब हटा दूंगा तो एम और वाई बचेंगे, इससे भी आंसर नहीं आ रहा। जब इससे भी आंसर नहीं आ रहा तो आपने क्या देखा? तो आपने देखा कि पहले दूसरे से आ नहीं रहा था। पहला दिया है केवल 3 पर्याप्त, तो केवल 3 से आंसर नहीं आ रहा, आप जानते हो, तो पहले 3 से नहीं आ रहा। फिर आपने क्या देखा? बोले अब आपको देखना ये है कि एम वाई जब मैंने जोड़ा तो या तो 1 और 3 से आएगा या 2 और 3 से आएगा। तो आपको चेक करना है कि 1, 2 से तो आ नहीं रहा, तो ऑप्शन ए कट गया और ऑप्शन डी कट गया। अब बच्चा बी और सी कि या तो 2 और 3 से आएगा या 1 और 3 से आएगा। अब दोनों में से किससे आएगा ये चेक करना है। कैसे चेक करें? कि सपोज करो मैंने पहले ये वाला हटा दिया, ये वाला। आपसे क्या बोला था? एक्स जेड के उत्तर पश्चिम में 1 और 3, 1 और 3 बना दिया मैंने। और फिर बोला था एम वाई के उत्तर पश्चिम में, ये मैंने ये बना दिया। क्या इससे आप ये बता सकते हो कि एक्स वाई से कौन सी दिशा में? अगर मैं दूसरा, क्योंकि इससे मैं अलग भी बना सकता हूँ, यहाँ भी बना सकता हूँ एम और वाई। तो अगर मैं पहले तीसरे को जोड़ रहा हूँ तो लिंक नहीं हो रहा, और अगर लिंक नहीं हो रहा मतलब पहले और तीसरे से आंसर नहीं आ रहा। और अगर पहले तीसरे से आंसर नहीं आ रहा तो आपकी बात समझ में एक बात आ गई कि पहले तीसरे से अगर नहीं आ रहा है तो पहले तीसरे को भूल जाओ। और मैं दूसरा देखूंगा कि एक्स एम के उत्तर में है जो जेड के पश्चिम में, ये हो गया दूसरा। और जैसे ही मैं इसमें तीसरा जोड़ूंगा कि एम वाई के उत्तर पश्चिम में है, ये हो गया तीसरा। जैसे ही मैं दूसरे तीसरे को बताया तो आपको क्या बताना था? एक्स वाई से किस दिशा में। क्या आप बता सकते हो? बोले हाँ ऐसे है, एक्स वाई से उत्तर पश्चिम में, तो आंसर आप बता सकते हो। आंसर निकल के आ गया। कब आया? जब आपने दूसरे और तीसरे को जोड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा कि केवल 2 और 3 पर्याप्त है। 2 और 3 को जब मिला रहे हैं तब आंसर आ रहा है, वरना आंसर नहीं आ रहा। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये मैं रफ कर देता हूँ। 13वां क्वेश्चन पढ़िए। जब तक आपको क्वेश्चन दिख रहा है आप 13वां क्वेश्चन पढ़िए, फिर आगे की बात करेंगे। 13वें क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन सारे ऐसे ही हैं बेटा, कुछ करना नहीं है इसमें। क्वेश्चन आपको पहले चैप्टर सारे करा चुका हूँ, वो चैप्टर करने आने चाहिए, बस देख के बताना है किससे आंसर आ रहा है और किससे आंसर नहीं आ रहा। बस सिंपल से क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन रवि के ठीक बाएं बैठा है जो एक पंक्ति में बैठा है? पंक्ति के बैठे सभी व्यक्तियों का मुख उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, कथन आपके समझ में आ गया। आपसे पूछा रवि के ठीक बाएं कौन बैठा है, बात खत्म हो गई। अब आपसे क्या बोला? पहला दिया कि साहिल और गीता के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं। देखो बेटा, साहिल और गीता के मध्य 2 व्यक्ति हैं, या तो ऐसे बैठेंगे या गीता इधर और साहिल इधर ऐसे बैठेंगे। मैंने बना दिए, सबका मुंह ऊपर की तरफ है, उसने क्वेश्चन में बोला। गीता के बाईं ओर 3 से अधिक व्यक्ति हैं। अब गीता के बाईं ओर 3 से अधिक व्यक्ति हैं, लेकिन वो इधर भी आ सकते हैं 1, 2, 3, और इधर भी 3 से अधिक है तो 4, 5 और भी हो सकते हैं। लेकिन क्या इससे आपको ये पता चला कि रवि कहाँ बैठेगा? बोले नहीं सर ये पता नहीं चला, यानी कि इस वाले से आंसर तो नहीं आ रहा। मैं दूसरे पे चेक करूंगा। दूसरे में बोला एक पंक्ति में 8 से अधिक व्यक्ति नहीं है। 8 से अधिक नहीं यानी कि ज्यादा से ज्यादा 8 हो सकते हैं, 4 और 4 8, ज्यादा से ज्यादा 8 हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं है। आपसे बोला रवि साहिल के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब रवि जो है वो साहिल के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब साहिल बनाया मैंने 1, 2, यहां पे रवि आ गया। रवि साहिल के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, बना दिया आपने। फिर बोला दिया गीता से 6ठे स्थान दूर बैठी है। दिया जो है गीता से 6 स्थान दूर बैठी है। अब आप देखो, अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिया को अगर मैंने यहां बनाया तो गीता यहां आ जाएगी, सॉरी गीता यहां आ जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो दिया गीता से 6 स्थान दूर है तो दिया यहां आ जाएगी। ठीक है,
या तो गीता यहाँ दिया यहाँ हो सकती है, गीता यहाँ दिया यहाँ हो सकती है, दो ही पॉसिबिलिटी है। क्लियर? आगे क्या बोला था, रवि यहाँ बना दूंगा, ऐसे यहाँ बना दूंगा, रवि यहाँ ऐसे, बहुत सारी जगह बच गई। तो क्या इससे आप आंसर बता पा रहे हो? बोले नहीं सर, इससे भी आंसर मैं नहीं बता पा रहा। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा बेटा, आपने ये देखा कि ना तो पहले से आंसर आया और ना ही दूसरे से आंसर आया। जब पहले से भी नहीं आया और दूसरे से भी नहीं आया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन तेरहवें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपको देखना है। साहिल रवि के ठीक बाएं कौन बैठा है, ये आपको बताना। रवि के ठीक बाएं बैठा है, ठीक है। तो पहले बोला साहिल और गीता के मध्य केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, साहिल और गीता के मध्य केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, और गीता के बाईं और तीन से, तो पहले वाले से आंसर नहीं आया आपका, आपको पता चल गई, ठीक। फिर आपने देखा दूसरा वाला, एक पंक्ति में 8 से अधिक व्यक्ति नहीं है, बोले ठीक है 7 होंगे, 8 से अधिक नहीं है लेकिन कम कितने भी, 6 7 कुछ भी हो सकते हैं। फिर बोला रवि साहिल के बाएं से दूसरे स्थान पर है, रवि साहिल के बाएं से दूसरे स्थान पर, ठीक है। फिर बोला कि दिया गीता से 6 स्थान दूर बैठी है। अब दिया गीता से 6 स्थान दूर बैठी है, आपको पता चल गया, बोले ठीक है। लेकिन बेटा मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि दिया ये हो गई, गीता ये हो गई, यहां मैं अब देखो दूसरे वाले से आंसर अगर मैं देखूं 13वें क्वेश्चन से, क्या दोनों को मिला के आंसर आ रहा है? आपको बस ये देखना है 13वें का ऑप्शन कहाँ है, ये नीचे है। पहला था एक दिया गया डाटा अगर पर्याप्त है, जबकि 2 का डाटा पर्याप्त नहीं है, दूसरे का नहीं है, तीसरा है यदि प्रत्येक प्रश्न अकेला है, चौथा है 1 और 2 का मिलाकर भी नहीं आ रहा, ठीक है। ये 5 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं बेटा साइड में, इन ऑप्शन के बिना आंसर नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ऑप्शन के बिना आंसर नहीं होगा। क्लियर? अब आपने देखा कि एक से भी नहीं आया, दूसरे से भी नहीं आया, क्या दोनों को मिला के उत्तर आ सकता है? ये चेक करेंगे। क्लियर? अगर दोनों को मिला के मैं चेक करूंगा तो आपको पता था कि गीता की 2 पॉसिबिलिटी है कि दिया गीता के बाएं 1 2 3 4 5 छठे स्थान पर है, तो या तो ये ऐसे बैठेगी, या तो ये ऐसे बैठेगी, या फिर हो सकता है दूसरी चीज, दूसरी पोजीशन क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ज्यादा से ज्यादा 8 ही लोग बैठे। गीता को मैं यहां मान सकता हूं, तो 1 2 3 4 5 6, तो दिया यहां बैठेगी। 2 ही तरीके हैं, क्योंकि उसने बोला था दिया गीता के बाएं छठी है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। मैं दूसरे वाले की बात कर रहा हूं कथन की, ठीक है। दूसरे वाले बोलता दिया गीता पे 6 स्थान दूर बैठी है, 6 स्थान दूर बैठी तो इधर ही बैठेगी, ठीक है। अब आपने क्या बनाया, दोनों को जब आपने यूज किया तो आपसे बोला ये था बेटा, दोनों को जब मैं यूज करूंगा कि गीता और साहिल के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो 1 2 इधर तो बना नहीं सकता, साहिल यहां आ गया। और इधर आपने ये पढ़ा था दूसरे वाले में कि रवि जो है साहिल के बीच में एक व्यक्ति बैठा, तो रवि यहां आ गया, साहिल के बाएं दूसरा है। जब आपने देखा ये बन के आ गया तो आपको क्या पूछा था, आपसे पूछा रवि के बाएं कौन बैठा है, कौन बैठी है रवि के बाएं, दिया बैठी है। आ गया आंसर। कब आया आंसर आपका? आपका आंसर तब आया जब आपने दोनों का यूज कर लिया, जब आपने दोनों का यूज कर लिया, ठीक है। तो दोनों का यूज करके आंसर आया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि 1 और 2 दोनों का डाटा मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। पहले आपने पहले वाले पे सॉल्व किया तो इससे आपको पता नहीं चला रवि कहाँ आएगा। जब आपने दूसरा वाला सॉल्व किया उसने बोला एक पंक्ति में 8 से ज्यादा लोग नहीं, दिया गीता पे 6 स्थान दूर बैठी है, तो या तो ऐसे बैठेगी या ऐसे बैठेगी, दोनों की बात। अब जब ऐसे बैठेगी ऐसे बैठेगी, फिर बोलता गीता, अगर मैं इस क्वेश्चन को करता तो गीता और साहिल के बीच में 2 लोग बैठे हैं, इधर मैंने गीता कोने में इसको नहीं बनाई तो साहिल यहाँ आ जाएगा। और फिर क्या बोला था उसने, इस ये क्वेश्चन से करो चाहे इस क्वेश्चन से करो, कोई से भी डायग्राम में करो, इसमें और आर के बीच में एक बंदा बैठा था, तो आर मैंने यहां बना दिया। क्लियर हो गई बात? जब आर, क्योंकि बाएं दूसरा है, एस के बाएं दूसरा है, तो इस डायग्राम में भी एस के बाएं दूसरा है, इस डायग्राम में दूसरा बैठा, आर के बाएं, रवि के बाएं कौन आ गया, बोले डी आ गया, इस वाले डायग्राम में भी, इस वाले डायग्राम में भी। और आपसे यही पूछा था रवि के बाएं कौन बैठा है, कब आया? जब आपने दोनों डायग्राम को मिला लिया, दोनों को मिला लिया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दोनों का डाटा मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्लियर हो गई बात? 13वां क्वेश्चन खत्म हो गया। 14वां देखिए, 14वें क्वेश्चन में क्या बोला है? 14वें क्वेश्चन में आपसे बेटा ये बोला है कि राइट का कोड क्या है, ठीक है। और आपको पहला कथन दिया गया, कथन वैसे आपको साइड में क्वेश्चन दिख रहे हैं बट मुझे लिखना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए, कि एवरी राइट टू रिजेक्ट, एवरी राइट टू रिजेक्ट। और इसका जो कोड दिया गया है वो इसके नीचे लिख रहा हूं, %47 $32 $53 और $95, ये कोड दिया गया। अब मुझे बताओ क्या इससे आप ये बता सकते हो राइट का कोड क्या है? बोले सर नहीं बता सकते। दूसरा पढ़ा फिर मैंने, दूसरे में लिखा नेवर
नेवर रिजेक्ट राइट टर्न। और इसका कोड नीचे लिख रहा हूं, इसके %62, %47, $51 और $32। क्या इससे बता सकते हो आप कि राइट का कोड क्या? बोले नहीं सर, इसमें तो राइट बोले आ रहा है, लेकिन एक से नहीं बता सकता। अब मैं चेक करूंगा कि ना पहले से आया ना दूसरे से, क्या दोनों से मिला के आ रहा है? तो दोनों में कोड देखा, राइट कॉमन है, बोले हाँ कॉमन है। लेकिन साथ में राइट के साथ कोड क्या कॉमन है? बोले सर $32 भी कॉमन है और साथ ही साथ %47 भी कॉमन है। दो चीजें कॉमन है। अगर दो चीजें कॉमन है तो क्या आप बता सकते हो कि राइट का कोड क्या है? बोले सर हम नहीं बता सकते कि राइट का कोड क्या है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों का डाटा मिलाकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दोनों का डाटा मिलाकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दोनों का मिलाकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। खत्म हो गई बात? क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या बोला? 15वां क्वेश्चन बोला कि पंक्ति में लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़के कितने और लड़के कितने आपको बताना है। पहला क्या बोला? आर पंक्ति के बाएं छोर से 18वें स्थान पर है और वाई पंक्ति के दाएं छोर से 11वें स्थान पर है। आर और वाई आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। आर यहां पहुंच गया, वाई यहां पहुंच गया। स्थान बदलने के बाद आर का स्थान बाएं से 20वां हो जाता है। अब एक बात आपको समझनी है कि स्थान बदलने के बाद जो आर का स्थान है वो कौन सा हो जाता है? 20वां। ठीक है, आपने बता दिया। आपसे पूछा था लड़के कितनी है और लड़कियां कितना है, तो इससे आप टोटल तो बता सकते हो, लेकिन लड़के कितने और लड़के कितने क्या आप बता पा रहे हो? नहीं बता पा रहे, तो पहले वाले से आंसर नहीं आया। दूसरा, पंक्ति में कुल 43 विद्यार्थी हैं और सभी का मुख समान दिशा में। क्या इससे आप बता सकते हो लड़के कितने? बोले नहीं। आप दोनों को जोड़ दो। क्या दोनों को जोड़ के भी आप ये बता सकते हो लड़के और लड़की कितनी? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि लड़के और लड़की के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। तो लड़के कितने और लड़की कितनी आप दोनों को जोड़ के भी नहीं बता सकते। तो फिर से आपका आंसर क्या हो जाएगा? फिर से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों को मिलाकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्लियर हो गई बात? 15वां क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। ये मैं रफ कर देता हूं। क्या बोला बेटा? 16वां क्वेश्चन। 16वां बोला कंपनी के सूची में कितने कर्मचारी हैं। पहला बोला कंपनी के सभी कर्मचारी एम्प्लॉय एंगेजमेंट में शामिल किए गए थे। अब क्या इससे ये पता चल रहा है कि कितने कर्मचारी थे? बोले नहीं, पता नहीं चल रहा। दूसरा बोला एचआर विभाग को कुल 346 एंगेजमेंट सर्वे लौटाए गए। अब क्या इससे आपको पता चला? बोले नहीं सर, इससे ही पता नहीं चला। तो ना पहले से पता चला ना दूसरे से पता चला। तो मैं क्या करूंगा? मैं दोनों को जोड़ दूंगा और दोनों को जोड़ के चेक करूंगा। जब मैंने दोनों को चेक किया जोड़कर, तो आपने क्या देखा? तो आपने बेटा ये देखा कि दोनों को जोड़ के मुझे पता चल गया आंसर। क्यों पता चल गया? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया था आपसे कि टोटल जितने भी लोग हैं वो सर्वे में शामिल हुए। कंपनी के सभी कर्मचारी एम्प्लॉय एंगेजमेंट में शामिल किए गए थे। क्लियर? सारे के सारे। और टोटल एचआर विभाग को कुल कितने एम्प्लॉय एंगेजमेंट मिले? 346। यानी कि जो कर्मचारी होंगे वो भी कितने होंगे? 346 होंगे। क्यों? क्योंकि सारे के सारे शामिल थे और 346 प्राप्त हुए, तो कर्मचारी की संख्या निकल के आ गई। क्या पूछा था आपसे? आपसे पूछा था कुल कितने कर्मचारी थे, तो आंसर कितना हो गया? 346 आ गया। कब आया? जब मैंने दोनों को जोड़ा, और दोनों को जोड़कर आया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, कथन 1 और कथन 2 का डाटा मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्लियर हो गई बात? दोनों को मिलाकर। 16 के बाद 17वां क्वेश्चन बेटा। 17वें में बोला वॉच का कोड क्या है? किसका? वॉच का। पहला ऑप्शन दिया PERIL, इसको लिखा है QFQJM। आप बताओ क्या चेक कर पा रहे हो? तो आप पैटर्न पहचानोगे। P से Q 1+, E से F 1+, R से Q 1-, I से J 1+ और L से M 1-। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा सब में 1-1 प्लस हो रहा है, PQEF IJLM, लेकिन बीच वाले में 1 माइनस हो रहा है। आपसे किसका पूछा था? वॉच का। क्या आप बता सकते हो? बोले हाँ सर बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ? कि इसमें 1 प्लस हुआ, इसमें 1 प्लस हुआ, इसमें से 1 माइनस हुआ, इसमें 1 प्लस हुआ और इसमें 1 प्लस हुआ। बोले हाँ सर मैंने बता दिया। तो पहले वाले से आंसर आ गया।
मैं दूसरे पे चेक करूंगा। दूसरे में बोला फॉस्टर्स, और फॉस्टर्स को लिखा गया है GPTSFST। मैं पहचानने की कोशिश करूंगा। FG 1+, OP 1+, ST 1+, TCS 1-, EF 1+, RS 1+, ST 1+। बोले इससे भी आंसर आ गया। क्यों? बीच वाले में से एक माइनस करें, बाकी शुरू के 3 में भी 1+, बाद के 3 में भी 1+। तो फिर से इसका आंसर निकालोगे, फिर से आंसर क्या आ जाएगा? बोले शुरू के 2 में प्लस, बीच में 1-। तो बोले इससे भी आंसर आ गया। तो दूसरे वाले से भी आंसर आ गया। पैटर्न पता चल गया कि साइड वालों में 1+ कर रहे हैं और बीच वाले में से 1 माइनस कर रहे हैं। और अगर दोनों से ही आंसर आ गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा आपका कि या तो 1 या 2, क्योंकि मैंने बताया था कि दोनों से नहीं आ रहा होता, दोनों को मिला के आता है, तो मैं लिखता हूँ दोनों से आ रहा है। लेकिन क्योंकि 1 से भी आ रहा है और 2 से भी आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? या तो 1 या 2। बोले या तो 1 आंसर होगा या 2 आंसर होगा, दोनों से आंसर आ रहा है, अलग अलग, दोनों से अलग अलग आ रहा है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 हो गया। 18वां क्वेश्चन। 18वां क्या बोला है भाई, देखते हैं। ये रफ कर देते हैं, थोड़ा जगह हो जाएगी। क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ो जब तक और करने का ट्राई करो अपने आप। 18 में बोला PQRST केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, सर्कल में बैठे हैं। PQRST 5 लोग हैं, ठीक है। टी के दाएं कौन है ये आपको बताना है। टी के दाएं कौन है, टी के राइट में कौन है आपको बताना है। पहला बोला क्यू टी के दाएं से दूसरे, ये टी बनाया तो 1 2 3 4 5। क्यू टी के दाएं पे दूसरे स्थान पर है 1 2। क्यू टी के दाएं पे दूसरे, और एस टी के बाएं पे दूसरे स्थान पर है 1 2। यहाँ पे एस आ गया। आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा था टी के एकदम दाएं कौन है, क्या आपको पता चला? बोले नहीं पता चला, पहले वाले से आंसर नहीं आया, तो पहले वाले से आंसर नहीं आया। मैं दूसरे पे चेक करूंगा। दूसरे में बोला आर पी तथा क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आर अगर पी और क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो आपने क्या देखा? इस वाले डायग्राम में देखते हैं। आर के बराबर में ना तो पी आएगा ना क्यू आएगा, तो पी और क्यू मैंने ऊपर मान ली कि या तो यहाँ पी क्यू आएंगे या यहाँ पी क्यू आएंगे। अब टी के बारे में आपको पता नहीं है कि टी यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, तो आपको क्या पता चला कि टी के दाएं कौन है? बोले नहीं, दूसरे वाले से भी मुझे पता नहीं चला। तो ना पहले से पता चला ना दूसरे से पता चला। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं रखूँगा तीसरा, यानी कि दोनों को मिला के चेक करूँगा क्या दोनों को मिला के आंसर आ रहा है। और दोनों को मिला के जब मैं चेक करूँगा बेटा, तो आप देखते ही बता दोगे, आप देखते ही बता दोगे क्या? उसने बोला था कि जो आर है वो ना तो पी के बराबर में आ रहा है ना क्यू के, तो क्यू के बराबर में तो आएगा नहीं, तो आर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कौन आ जाएगा? पी। तो जैसे ही मैंने दोनों को मिलाया तो डायग्राम बन के तैयार हो गया। टी के दाएं कौन आ गया? पी आ गया। आ गया आंसर। कब आया? जब 1 और 2 दोनों को जोड़ दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों का डाटा मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्लियर हो गई बात? तो 18 का आंसर हो गया ऑप्शन ई, दोनों का डाटा मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। डन। 19वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये रफ कर दूं, समझ में आ गया होगा? क्लियर? तो बहुत ध्यान से करते रहो। मैं थोड़ा सा ना जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ, वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आराम से कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मेरी स्पीड रहेगी, क्योंकि सारे चैप्टर कराए हुए हैं आपको। कोई भी क्वेश्चन इतना भारी नहीं है जो मुझे बहुत आराम से प्यार से समझाना पड़े। हाँ, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको शायद थोड़ी दिक्कत पड़े, तो बेटा प्लीज़ आप पिछली चैप्टर्स वॉच आउट कर लो, एक बार देख लो, देन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको नहीं देखना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे पर्सनल, मैं भी साइड में अपना नंबर वगैरह शो कर दूंगा, आप मुझे सेंड कर देना, मैं वहाँ आपको अलग से पर्सनली एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन। ठीक है? तो टेंशन मत लो, बस देखते रहो, लिखते रहो। जो क्वेश्चन समझ में आया उसका फोटो खींच के मुझे सेंड कर देना, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है? देखो अगला क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन बेटा क्या है? 19वां, इस समय कार्तिक का मुंह किस दिशा की ओर है? कार्तिक का मुंह किस दिशा में, ये पूछा है। पहला बोला सुबह सुबह बिंदु ए से 4 मीटर चलने के बाद कार्तिक का मुंह सूर्य से विपरीत दिशा में था। देखो, आपसे पूछा इस समय कार्तिक का मुंह किस दिशा में, आपसे बोला सुबह सुबह बिंदु ए से 4 मीटर चलने के बाद कार्तिक का मुंह सूर्य के विपरीत दिशा। अब सुबह के समय सूरज होता है पूर्व में, अगर सूर्य की विपरीत दिशा में था, यानी कि ए ऐसे गया होगा, ये 4 मीटर चला, 4 मीटर चलने के बाद कार्तिक का मुंह सूर्य से विपरीत दिशा में है। तो आपसे पूछा इस समय कार्तिक का मुंह किस दिशा की ओर है? सुबह सुबह बिंदु ए से 4 मीटर चलने के बाद कार्तिक का मुंह सूर्य के विपरीत दिशा में। सूरज अगर मैं पूर्व में मारूंगा सुबह सुबह का समय, तो उसका मुंह जाएगा पश्चिम में। ठीक है, पहले वाले से ही आया। दूसरे में क्या लिखा है? बिंदु ए तक पहुंचने के लिए कार्तिक 3 मीटर चलने के बाद लगातार 2 बार बाएं दिशा की ओर मुड़ा।
उसने बोला ए तक पहुंचने के लिए जो कार्तिक है वो 3 मीटर चलने के बाद, 3 मीटर चला कहाँ नहीं पता, सपोज करो ऊपर चला, 3 मीटर चलने के बाद लगातार 2 बार बाएं मुड़ा, पहला बायां और फिर दूसरा बायां, तो वो ए पर पहुंचा, देन फिर वो यहाँ पे गया, 4 मीटर गया। ठीक है, ये उसने बोला था। तो आपको बताना है कि भाई किससे आंसर आ रहा है, क्या पहले से आया, तो पहले से तो आपने देखा, पहले से तो मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि आ गया, पहले से तो आंसर साफ साफ पता चल रहा था कि आ रहा है। क्यों आ रहा है? पहले से तब आ रहा था, अगर आप चेक करोगे पहले से जो आ रहा है बेटा वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपसे बोला कि वो सुबह सुबह ए से चला और जब वो 4 मीटर चला तो उसका मुंह सूरज से दूसरी ओर था, सूर्य की विपरीत दिशा में था। तो आपको पता है जो सूरज होता है वो सुबह सुबह के समय पूर्व में होता है, उसका मुंह सूरज से विपरीत दिशा में था, यानी कि उसका मुंह कहाँ था? पश्चिम में था। तो इस समय उसका मुंह कहाँ है? बोले सर पश्चिम में। तो पहले वाले से तो आंसर आ गया, साफ साफ आपको दिख ही रहा था। लेकिन दूसरे वाले में जो बोला ए तक पहुंचने के लिए, लेकिन ए तक पहुंचना क्यों है? ए तक पहुंचना क्यों है? और आप पहुंच भी गए चलो ए तक, तो 3 मीटर कहाँ चले? ऊपर चले, राइट चले, लेफ्ट चले, ऐसा कुछ भी आपको पता नहीं चला, मतलब दूसरे वाले से आंसर नहीं आ रहा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 1 से आ रहा है और 2 से नहीं आ रहा। कौन से ऑप्शन में? तो क्वेश्चन ऑप्शन हार्ड में दिख रहे हैं आपको। ऑप्शन हो जाएगा ए कि 1 से तो आ रहा है, कथन 1 में दिया गया डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि 2 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर हो गई बात? 19वां क्वेश्चन में आपका कंप्लीट हो गया। आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, आज के 20वें क्वेश्चन पे। आपसे बोला है महात्मा जी की मूर्ति का मुख किस दिशा में? 20वां क्वेश्चन क्या है? महात्मा जी का मूर्ति का मुख किस दिशा में? आपसे बोला मूर्ति शहर के अंत में उत्तर की ओर है। अब मूर्ति जो है शहर के अंत में है और उत्तर की ओर है, लेकिन क्या इससे ये पता चला कि महात्मा जी का मूर्ति का मुख जो है वो किस दिशा में? बोले सर ये तो पता नहीं चल रहा है ना, तो ये तो पता नहीं चला इससे, तो मैंने छोड़ दिया। बोले ठीक है सर नहीं पता चला तो कोई बात नहीं, पहले वाले से आंसर नहीं आया, मैं दूसरे पे चेक करूंगा। दूसरे में क्या बोला? दूसरे में बोला मूर्ति की छाया शाम को 5 बजे पूर्व की ओर पड़ती है। अब एक बात सोचो, अगर शाम को 5 बजे, शाम को सूरज होता है पश्चिम में, और मूर्ति की छाया कहां पड़ रही है? बोले मूर्ति की छाया पड़ रही है पश्चिम में, पूर्व में 5 बजे, तो मूर्ति की छाया जो है वो इधर पड़ी, सपोज करो ये हो गई परछाई। तो ये तो मुझे पता चल गया कि मूर्ति यहाँ खड़ी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इधर मुंह करके खड़ी है, इधर मुंह करके खड़ी है, इधर या इधर, आपको कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये किधर भी मुंह करके खड़ी हो जाए, ऊपर खड़ी होगी तो भी परछाई इधर पड़ेगी, इधर मुंह करेगी तो भी परछाई इधर होगी, नीचे मुंह करेगी तो परछाई तो इधर ही बनेगी, क्योंकि जिधर से रोशनी आती है परछाई विपरीत दिशा में पड़ती है। तो आपकी क्या समझ में आया? आपकी समझ में ये आया कि परछाई से मैं ये नहीं बता सकता कि मुंह किधर है। तो आपने देखा पहले वाले से आंसर नहीं आया, दूसरे वाले से भी मैं फेस नहीं बता पा रहा। मैंने दोनों को मिलाने की कोशिश करी, लेकिन दोनों को मिला के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मूर्ति का फेस पता नहीं चल रहा। आपसे फेस पूछा कि महात्मा गांधी जी की मूर्ति का मुंह किधर है, यानी कि ना तो पहले से आंसर आया ना दूसरे से आंसर आया, और दोनों को मिला के भी आंसर नहीं आ रहा। तो आपका आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना 2। क्लियर हो गई बात? आज के 10 क्वेश्चन खत्म हुए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर अच्छी लगी हो कमेंट कर देना, और अच्छी लगी हो या ना लगी हो शेयर जरूर कर देना। अब आप कहोगे सर अच्छी नहीं लगी तो मैं शेयर क्यों करूँ? इसलिए करूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई किसी को समझ में नहीं आएगा। हो सकता है मेरा पढ़ाया आपको समझ में आए, लेकिन आपके दोस्त को समझ में आ जाए, तो किसी का तो भला हो। क्योंकि हर किसी को हर कोई पसंद नहीं आता, लेकिन किसी ना किसी को हर कोई पसंद आता है। तो इसलिए आपको पसंद नहीं भी आया तो भी आप इसे शेयर जरूर करो उन दोस्तों को जो पढ़ना चाहते हैं, या जो कोचिंग नहीं जा पा रहे किसी कारणवश, पैसे की वजह से, कोई फैमिली इशू की वजह से, या फिर टाइमिंग नहीं है, जॉब कर रहे हैं। तो जॉब पे बैठ के अगर बैठने का काम है लेकिन आप जा नहीं सकते तो जॉब पे बैठ के भी आप वीडियो देख सकते हो, है ना। तो आप बस कॉपी लेके बैठो। पूरा रीजनिंग का कोर्स धीरे धीरे मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, ताकि आप अगर ये भी कर लोगे, सारी वीडियोस देख लोगे, तो आप आराम से 25 में से 20 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर ले आओगे। 1-2 क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ क्योंकि जो सामने बात होती है वो शायद वीडियो में ना आ पाती हो। कोशिश तो पूरी करता हूँ कि जैसे सामने पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाऊँ, लेकिन फिर भी 1% 1-2 क्वेश्चन को मान के चल रहा हूँ, बाकी 22-23 क्वेश्चन तो आराम से करे आओगे। आज ही मेरी बात हुई, जीडी के पेपर चल रहे हैं अभी, तो को बच्चे बता रहे हैं कि 19 क्वेश्चन करके आए, कोई 20 क्वेश्चन करके आया 20 में से। तो ये बहुत अच्छा लगता है सुन के। तो आई होप आप ऐसे जुड़े रहोगे। साइड में नंबर सब दिख ही रहा है, कोई दिक्कत हो आप मुझे सेंड करो, फॉलो करो सब जगह, ताकि PDF वगैरह मिलती रहे और आप जुड़े रहो मुझसे, लिंक में रहो। तो मिलेंगे कल रात 8 बजे, डेली रात में 8 बजे लाइव क्लास चलती है, तो रात में 8 बजे आइएगा। मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।